हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ टू एंटी फंगल ड्रग्स एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन। एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन दोनों पॉलिन्स हैं। ये दोनों ड्रग्स फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। दोनों ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है, तो समझते हैं इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखो, ये है एक फंगल सेल मेम्ब्रेन। हर फंगल सेल एक फंगल सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स से बनी हुई है। इस सेल मेम्ब्रेन में होते हैं स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं अर्गोस्टेरॉल। तो ये अर्गोस्टेरॉल फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक यूनिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ह्यूमन सेल की सेल मेम्ब्रेन भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, पर उनमें अर्गोस्टेरॉल ना होकर अर्गोस्टेरॉल की जगह कोलेस्टेरॉल होता है। नाउ लुक एट दिस फिगर। ये फिगर एम्फोटेरिसिन बी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ एम्फोटेरिसिन बी की एक साइड लिपोफिलिक होती है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल होती है, और दूसरी साइड हाइड्रोफिलिक या फिर कहें वाटर सॉल्युबल होती है। ना पॉलिन्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी बहुत ही मजबूती से अर्गोस्टेरॉल से बाइंड हो जाते हैं और फंगल सेल मेम्ब्रेन में ये एक छोटे छोटे माइक्रोपोर्स या फिर छोटे छोटे छेद कर देते हैं। इन माइक्रोपोर्स या फिर छेदों की वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन, ये सारे आयंस, उसके अलावा अमीनो एसिड्स और दूसरी वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स सेल के साइटोप्लाज्म से लीक होकर सेल के बाहर आ जाते हैं। सो दिस कॉजेज फंगल सेल डेथ। तो एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन इस मैकेनिज्म से एंटी फंगल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब पॉलिन्स के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हम समझते हैं। पॉलिन्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन उसी फंगल सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं जो कि ऑलरेडी बन चुकी होती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पॉलिन्स अर्गोस्टेरॉल से बाइंड करते हैं जिससे सेल की परमेबिलिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से फिर फंगल सेल डेथ हो जाती है। सो पॉलिन्स टारगेट already formed fungal cell membrane। इसके अलावा पॉलिन्स के अलावा कुछ दूसरी एंटी फंगल ड्रग्स की क्लासेस हैं जैसे कि अजोल्स, अलाइलमीन। इन क्लासेस की जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं जैसे कि फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ये पहले से बनी हुई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंगल सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट नहीं करते। इसके विपरीत ये जो ड्रग्स हैं वो अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से नई सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस नहीं होता। तो पॉलिन्स जो हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फंगल सेल डेथ होती है, जबकि अजोल्स और अलाइलमीन्स जो हैं वो अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होने देते, नई फंगल सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस नहीं होने देते। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिन्स अर्गोस्टेरॉल के अलावा ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे बाइंड करते हैं, पर कोलेस्ट्रॉल से जो बाइंडिंग है उनकी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि अर्गोस्टेरॉल से होती है। पर कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करने की वजह से ये ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में भी छेद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसीलिए जो पॉलिन्स होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक ड्रग्स हैं, इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी का सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस बैक्टीरिया। सभी एंटी फंगल ड्रग्स में एम्फोटेरिसिन बी का एंटी फंगल स्पेक्ट्रम सबसे वाइड है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। एम्फोटेरिसिन बी इज़ एक्टिव अगेंस्ट कैंडिडिएसिस, देन क्रिप्टोकोकोसिस, एस्परजिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस,
then coccidioidomycosis, histoplasmosis, ब्लास्टोमाइकोसिस। अब पढ़ते हैं एम्फोटेरिसिन बी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स। एम्फोटेरिसिन बी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। ओरली देने पर एम्फोटेरिसिन बी का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता, पर इंटेस्टाइनल कैंडिडिएसिस में एम्फोटेरिसिन बी को ओरली दिया जाता है। ओरली देने पर एम्फोटेरिसिन बी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती, पर इंटेस्टाइन में ये लोकल एंटी फंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इंटेस्टाइनल कैंडिडा को डिस्ट्रॉय कर देती है। देन सिस्टेमिक माइकोसिस यानी कि सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस, जहाँ पर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, वहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी को स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से दिया जाता है। नाउ व्हेन एम्फोटेरिसिन बी इज गिवन बाय intravenous infusion, it's widely distributed in the body, but amphotericin B does not cross the blood-brain barrier. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एम्फोटेरिसिन की पेनिट्रेशन बहुत कम होती है, इसीलिए फंगल मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो एम्फोटेरिसिन बी को इंट्राथीकल रूट से दिया जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। और इंट्राथीकल रूट से जब हम एम्फोटेरिसिन बी को देते हैं तो उसकी वजह से CNS टॉक्सिसिटी हो सकती है। देन सुपरफिशियल इन्फेक्शंस जैसे कि फंगल वेजिनाइटिस, ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस इज द फंगल इन्फेक्शन ऑफ आउटर ईयर कैनाल। तो इन इन्फेक्शंस में एम्फोटेरिसिन बी को टॉपिकली यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हेन एम्फोटेरिसिन बी इज़ गिवन बाय intravenous infusion, it is widely distributed in the body but does not cross the blood brain barrier. Now human tissue में जो कोलेस्ट्रॉल होता है और प्लाज्मा में जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उससे एम्फोटेरिसिन बी बाइंड करता है। देन एम्फोटेरिसिन बी की 15 डेज की लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। अबाउट 60% ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर and amphotericin B is excreted slowly in the urine and bile. तो ये है कुछ important pharmacokinetic parameters of amphotericin B. अब पढ़ते हैं amphotericin B के adverse effects. Now amphotericin B is the most toxic of all antifungal drugs. एम्फोटेरिसिन बी को इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से देने पर इन्फ्यूजन से रिलेटेड एक्यूट रिएक्शंस हो सकते हैं, जिनके सिम्टम्स या फिर लक्षण होते हैं चिल्स यानी कि कपकपी महसूस होना, फीवर, एक्स एंड पेन, पूरे बॉडी में पूरे शरीर में दर्द होना, डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, नॉजिया। नाउ एंटीहिस्टामिनिक्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन के यूज़ से एक्यूट रिएक्शंस की सिवियरिटी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जिस वेन से इन्फ्यूजन दिया जाता है उस वेन में सूजन आ सकती है, जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। देन अगला एम्फोटेरिसिन का इम्पॉर्टेंट और सीरियस एडवर्स इफेक्ट है डोज रिलेटेड सीवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ किडनीज। नाउ नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से किडनीज ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और इस वजह से ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनाइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और इसको एजोटीमिया कहते हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकती है। उसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी रीनल ट्यूबुलर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे एम्फोटेरिसिन बाइंड करता है और रीनल सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है, जिसकी वजह से
इन छेदों में से आयंस की लीकेज होती है। अगर पोटेशियम की लीकेज होती है तो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है और उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैलीमिया। उसी तरह मैग्नीशियम की लीकेज होने से ब्लड में मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। इसके अलावा किडनीज से एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन कम होने की वजह से अनीमिया हो सकता है। देन इंट्राथीकल इंजेक्शन देने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, वॉमिटिंग और इसकी वजह से सीजर्स और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। सो एम्फोटेरिसिन बी इज़ वेरी टॉक्सिक। एम्फोटेरिसिन बी को ठीक तरीके से देना, एडमिनिस्टर करना काफ़ी चैलेंजिंग है और पेशेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब पढ़ते हैं फॉर्मुलेशंस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी की दो तरह की फॉर्मुलेशंस होती हैं, कन्वेंशनल और लिपिड फॉर्मुलेशंस। नाउ ये सारी फॉर्मुलेशंस इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से दी जाती हैं। देन एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सी कोलेट एम्फोटेरिसिन बी की कन्वेंशनल प्रिपरेशन है। ये एम्फोटेरिसिन बी का डीऑक्सी कोलेट सॉल्ट है। देन कन्वेंशनल प्रिपरेशन के अलावा एम्फोटेरिसिन बी की 3 तरह की लिपिड प्रिपरेशंस हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स, एम्फोटेरिसिन बी कोलोइडल डिस्पर्शन। अब आप इस फिगर को देखो, ये है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रक्चर। नाउ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। नाउ ये लाइपोसोम की एक बाहर की और अंदर की 2 लिपिड लेयर्स हैं और उनके बीच में प्रेजेंट हैं ये एम्फोटेरिसिन बी के मॉलिक्यूल्स। सो नाउ लेट्स स्टडी सम इम्पॉर्टेंट स्पेशल फीचर्स ऑफ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। नाउ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी देने पर एम्फोटेरिसिन बी के वही ब्लड लेवल्स मेंटेन रहते हैं जो कि कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी से होते हैं। देन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की नेफ्रोटॉक्सिसिटी कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी से कम है। देन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी से एक्यूट रिएक्शंस की सिवियरिटी भी कम हो जाती है। अनीमिया भी बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है। लाइपोसोम्स एम्फोटेरिसिन बी को फंगल सेल्स पर ही रिलीज करते हैं, ह्यूमन सेल्स पर एम्फोटेरिसिन बी रिलीज नहीं होता और इसीलिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की जो टॉक्सिसिटी है वो कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी से बहुत कम है। पर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की जो क्लिनिकल एफिकेसी है वो कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी के बराबर है। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी के जो भी ये लिपिड प्रिपरेशंस हैं ये काफ़ी कॉस्टली हैं इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। नाउ जैसा कि पहले भी हम समझ चुके हैं, एम्फोटेरिसिन बी को टॉपिकली यूज़ करते हैं। एम्फोटेरिसिन बी इज़ यूज टॉपिकली फॉर ओरल, वजाइनल एंड क्यूटेनियस दैट इज स्किन कैंडिडियासिस एंड ऑल्सो फॉर ऑटोमाइकोसिस। देन इंटेस्टाइनल माइकोसिस यानी कि इंटेस्टाइनल फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरिसिन बी को ओरली देते हैं। ओरली देने पर एम्फोटेरिसिन बी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती, पर इंटेस्टाइन में एम्फोटेरिसिन बी लोकल एंटी फंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। देन एम्फोटेरिसिन बी का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बहुत ही पुअर पेनिट्रेशन है, इसलिए क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में एम्फोटेरिसिन बी को इंट्राथीकली एडमिनिस्टर किया जाता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जिसको इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से दिया जाता है। नाउ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी को फेब्राइल
न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में, यानी कि वो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स जिनको फीवर हो रहा हो और जिनको एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक से कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, उन पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन को यूज़ किया जाता है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर सिस्टमिक माइकोसिस, यानी कि वो फंगल इन्फेक्शंस जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंच गए हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी को यूज़ करते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेशमैनियासिस। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। अब पढ़ते हैं एम्फोटेरिसिन बी के ड्रग इंट्रैक्शंस। नाउ फ्लूसाइटोसिन एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि फंगल सेल्स में फंगल डीएनए और फंगल आरएनए की सिंथेसिस को रोकती है। दूसरी ओर एम्फोटेरिसिन बी, जैसा कि हमें पता है, एम्फोटेरिसिन बी फंगल सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे छेद कर देती है और इन छेदों के थ्रू फ्लूसाइटोसिन आसानी से फंगल सेल के अंदर पहुंचकर अपना एंटी फंगल एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फ्लूसाइटोसिन और एम्फोटेरिसिन बी, ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है और इसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं, एम्फोटेरिसिन बी नेफ्रोटॉक्सिक है और एम्फोटेरिसिन बी की नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है अगर एम्फोटेरिसिन बी को दूसरी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ यूज़ किया जाए, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स, वेंकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन एक्सेट्रा। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ निस्टैटिन। निस्टैटिन भी एक पॉलीन है। निस्टैटिन का सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोर्साई बैक्टीरिया। निस्टैटिन का एंटी फंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एम्फोटेरिसिन बी जैसा ही है और निस्टैटिन अगर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए तो निस्टैटिन से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है और इसीलिए निस्टैटिन को सिस्टमिकली यूज़ नहीं करते। निस्टैटिन का यूज़ सिर्फ लोकल सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा लाइक एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन इज ऑल्सो नॉट एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ निस्टैटिन। निस्टैटिन क्लिनिकली बहुत इफ़ेक्टिव एंटी फंगल ड्रग है ना। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओरली देने पर निस्टैटिन का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता, इसीलिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पर निस्टैटिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। नाउ मोनीलियल डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए निस्टैटिन को ओरली यूज़ किया जाता है। नाउ इंटेस्टाइन में अगर कैंडिडियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से मोनीलियल डायरिया होता है। नाउ निस्टैटिन को जब हम ओरली देते हैं तो ये ब्लड में तो एब्जॉर्ब नहीं होता, बट इंटेस्टाइन में ये लोकल एंटी फंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और इसीलिए ये मोनीलियल डायरिया की ट्रीटमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव है ना। ओरल निस्टैटिन के दो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नॉजिया देन बैड टेस्ट इन द माउथ। इसके अलावा निस्टैटिन को टॉपिकली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनल कैंडिडिएसिस, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंडिडिएसिस। ओरल कैंडिडिएसिस को ओरल थ्रश भी कहते हैं। देन इट इज़ यूज टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस कैंडिडिएसिस, दैट इज़ स्किन फंगल इन्फेक्शन। उसके अलावा निस्टैटिन को टॉपिकली कॉर्नियल और कंजंक्टिवा के कैंडिडियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन। प्लीज़ नोट, जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो केवल इंफॉर्मेटिव एकेडमिक पर्पस के लिए है। एम्फोटेरिसिन बी या निस्टैटिन के क्लिनिकल यूज़ के लिए या फिर फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।